कक्षा 12 के बच्चों खंड भूगोल के दूसरी पुस्तक यानी खंड ख में भारत से संबंधित जो अध्ययन करना था उसका पहला चैप्टर जनसंख्या था। हमने पहले वीडियो में लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों का अध्ययन किया और इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे आप, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जो आपको सुविधा लगे वो आप लिख सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आप जैसा चाहे मेरे द्वारा बताई गई परिभाषा को लिख सकते हैं। अब है वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भू-आकृति, नंबर 2 जल की उपलब्धता, नंबर 3 जलवायु, नंबर 4 औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण, नंबर 5 अस्थायी कृषि क्षेत्र, नंबर 6 परिवहन तंत्र का विकास, नंबर 7 खनिजों की उपलब्धता, नंबर 8 ऊर्जा के संसाधन की प्रचुरता, नंबर 9 राजनीतिक स्थिरता, नंबर 10 बाहरी शक्तियों से बचाव युक्त क्षेत्र। इन सारे बिंदुओं का अध्ययन हमने अपनी जो प्रथम पुस्तक खंड क था उसमें इसका अध्ययन कर चुके हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये पूरा एक वीडियो हमने बना रखा है। फिलहाल भारत के संदर्भ में इसे देख लेते हैं। हमने उसमें बताया है पहले वाले वीडियो में, भू आकृतिक का मतलब होता है कि भूमि कैसी है, समतल है, पठार है, पहाड़ है, घाटी है, इस तरह के क्षेत्र भू आकृतिक के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने उसमें बताया है कि जहाँ समतल भूमि होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है और दुर्गम भूमि पर जनसंख्या कम होती है। तो भूमि की बनावट यानी भू आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। नंबर 2 जल की उपलब्धता, इसको मतलब जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। तो जहाँ जल की उपलब्धता आराम से हो जाती है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ जल का अभाव होता है वहाँ जनसंख्या
विरल होती है या नहीं पाई जाती है। नंबर 3, जलवायु। जलवायु, जहाँ जलवायु सुखद होती है, आरामदायक होती है, कठोर नहीं होती है, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ जनसंख्या कम होती है। औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण, यहाँ जहाँ उद्योगों का विकास अधिक होता है, जहाँ अधिक उद्योग धंधे लगे होते हैं, जहाँ अच्छा नगरीकरण है, जहाँ सुख सुविधा है, वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अस्थायी कृषि क्षेत्र, कृषि के लिए अच्छी भूमि अगर मिलती है, जैसे भारत में बृहद गंगा का मैदान है, इसमें अच्छी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर अस्थायी कृषि होती है, यहाँ भी जनसंख्या अधिक होती है। परिवहन तंत्र का विकास, जिन क्षेत्रों में परिवहन तंत्र का विकास अच्छा होता है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ पर कम होता है वहाँ जनसंख्या कम होती है। खनिजों की उपलब्धता, जिन क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं वहाँ खानें होती हैं, तो उसमें तमाम श्रमिक काम करते हैं, और श्रमिकों की सेवा के लिए अन्य दुकानें, आवास, बाज़ार आदि बसते चले जाते हैं, और जनसंख्या वहाँ अधिक हो जाती है। ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता, जहाँ पर ऊर्जा के संसाधन अधिक हैं वहाँ पर नगरीकरण हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है, और वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाती है। राजनीतिक स्थिरता, जिन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता होती है, यानी उथल पुथल नहीं होता है, राजनीतिक द्वेष वैमनस्य नहीं होता है, ऐसे स्थानों पर जनसंख्या अधिक बसती है। बाहरी शक्तियों से बचाव युक्त क्षेत्र, बाहरी शक्तियों से बचाव जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है मनुष्य जीवन के लिए। तो ऐसे स्थान पर जहाँ असुरक्षा होती है वहाँ जनसंख्या कम होती है, और सुरक्षित स्थानों पर जनसंख्या अधिक होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 29, भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? 2 प्रमुख भाषा परिवारों की 2 विशेषताएं बताइए। तो भारत में 4 भाषा परिवार है। एक है भारतीय यूरोपीय आर्य, इसको इंडो आर्यन भी कहा जाता है। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक, और चौथा है चीनी तिब्बत। तो भाषा परिवार की विशेषता में आप भारतीय यूरोपीय आर्य यानी इंडो आर्यन की विशेषता देखिए, और द्रविड़ की विशेषता देखिए। ये दोनों मुख्य हैं भारत में। तो भारतीय यूरोपीय आर्य की क्या विशेषता है? नंबर 1, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषा बोलते हैं, यानी इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। इंडो आर्यन जो भाषा है वो सबसे अधिक बोली जाती है। नंबर 2, इस परिवार की भाषा का संकेंद्रण पूरे उत्तर भारत में है। इनमें हिंदी मुख्य है। दूसरी जो भाषा परिवार है वो द्रविड़ है, जो कि यहाँ भारत की मूल भाषा है। कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग द्रविड़ भाषा बोलता है। इस परिवार की भाषा मुख्यतः प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपी पठार तथा छोटा पठार के क्षेत्रों में बोली जाती है। इस परिवार में
तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख भाषा है। जैसा हमने बताया कि द्रविड़ जो है यहाँ के मूल निवासी थे। आर्य लोग बाद में आए, लेकिन आर्यों की संख्या यहाँ ज़्यादा हो गई और द्रविड़ों की संख्या जो है दक्षिण भारत में चली गई। तो दक्षिण भारत के जितनी भी भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, और उत्तर भारत में जो भी बोला जाता है जिसमें हिंदी प्रमुख है वो भारतीय यूरोपीय आर्यों की भाषा है। इसके अलावा आस्टिक और चीन तिब्बत है। तो तिब्बत और चीन वाली भाषा पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है जो तिब्बत और चीन से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर होगा, इसके वितरण की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसको याद कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नंबर 2, राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमता पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपने देखा कि भारत की जो टोटल पूरे भारत स्तर पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है, और जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 यानी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन केंद्र शासित राज्यों में देखा जाए तो दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से वहाँ निवास करती हैं। नंबर 3, प्रायद्वीप भारत में केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक यानी 860 है। इसके बाद तमिलनाडु में 555 है जो दूसरे स्थान पर है। 5वां पॉइंट है, पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य दर्जे की जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। यानी मध्य भारत में मध्यम दर्जे की जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। एक 30वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्तियां अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं उसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा, जनसंख्या वृद्धि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। याद कर लेना कि किसी स्थान पर समय अवधि, किसी विशेष समय अवधि में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है
उसका जब रेशियो निकाला जाता है, उसका परसेंटेज निकाला जाता है, तो वही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियाँ। तो भारतीय जनसंख्या वृद्धि में 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। पहली प्रवृत्ति है स्थिर वृद्धि की अवधि। 1921 से पहले, यानी 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 2011 और 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न रही। तो देखिए, स्थिर वृद्धि दर तभी होती है जब जन्म और मृत्यु दर उच्च होते हैं। तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगी? बहुत निम्न गति से बढ़ेगी। लेकिन 1911 और 21 के दौरान जनसंख्या ऋणात्मक थी, यानी बढ़ने के बजाय घटने लगी थी, और इसका भी कारण था मृत्यु दर उच्च होना। इस दौरान तमाम अकाल, महामारी आदि का दौर था, जिससे जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मकता देखी गई। नंबर 2, निरंतर वृद्धि की अवधि, यानी बढ़ना शुरू हुआ। कब बढ़ना शुरू हुआ? 1921 से 51 की अवधि में जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। इसलिए इस अवधि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। कहने का मतलब जो 1921 से 51 की अवधि थी, इस अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो गया था, जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच गई थी, तमाम बीमारियों की दवाएं बन गई थीं जो पहले नहीं थी, और इसी कारण से मृत्यु दर घट गई और जनसंख्या बढ़ने लगी। और जो तीसरा पॉइंट है, तीव्र वृद्धि की अवधि। इस वृद्धि की अवधि को जनसंख्या विस्फोट भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है। भारत में यह स्थिति 1951 से 1981 के बीच रही। इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। विकास कार्यों में तेज़ी, बेहतर चिकित्सा सुविधा, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। नंबर 4, घटती वृद्धि की अवधि। अब ये 1981 से आज तक मान लीजिए जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो कम हो रही है। जनसंख्या कम नहीं हो रही, बल्कि वृद्धि दर कम हो रही है। 1981 से वर्तमान तक वैसे तो देश में जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही है, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विवाह की औसत आयु में वृद्धि, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपाय ने इस वृद्धि को घटाने में मदद की है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में भूदृश्य पर धर्म और औपचारिक अभिव्यक्ति संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करती है। उचित उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भारत में भूदृश्य पर धर्म की औपचारिक अभिव्यक्ति
संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करती है। उचित उदाहरण दे करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहने का मतलब है कि धर्म की दृष्टि से आप भारत के सांस्कृतिक भूदृश्यों को उदाहरण सहित आप स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिखेंगे कि धर्म की औपचारिक अभिव्यक्ति संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करती है, जिसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं या जिसका विवरण निम्न बिंदुओं में स्पष्ट है या निम्न बिंदुओं से दिया जा रहा है। यानी स्पष्ट आप लिखिएगा कि भारत में भूदृश्य पर धर्म एवं औपचारिक अभिव्यक्ति संपूर्ण भूदृश्य को एक विशेष आयाम प्रदान करती है। इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर 1, धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला प्रमुख बल रहा है। बिल्कुल सत्य है कि धर्म भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन में एक प्रभावशाली कारक है। दूसरा है, भूदृश्य पर धर्म की अभिव्यक्ति हमारी पवित्र रचनाओं, कब्रिस्तानों व शमशान घाटों, धर्म के लिए पवित्र वृक्षों और धार्मिक स्थलों के रूप में प्रकट होती है। तो जो भूदृश्य है, भारत का भूदृश्य है, यानी देखने में जो भारत धार्मिक दृष्टि से जो देखने में आपको दिखाई देगा, भूदृश्य जो धार्मिक भूदृश्य है, उसको जब आप दृष्टि में रख करके भारत को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, धर्म के लिए पवित्र वृक्ष, धार्मिक स्थल आदि के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा, जो भारत की एक विशेष संस्कृति का द्योतक है। नंबर 3, भारत के नगरों व गांवों में हर गली व चौराहों पर विशाल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, समाधियाँ पूरे भूदृश्य को एक नया आयाम प्रदान करती हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये भूदृश्य आप देखेंगे भारत के दृष्टि में। नंबर 4, प्रमुख नदियों के घाटों, झीलों व सरोवरों व पशु पक्षियों व पेड़ों के पवित्र स्थल के सम्मुख संपूर्ण भूदृश्य पर देखे जा सकते हैं। यानी धर्म की छाप जो है आपको नदी घाटों में, झीलों में, सरोवरों में, पशु पक्षी एवं पेड़ों के पवित्र स्थलों के सम्मुख आप उसको देख सकते हैं। स्पष्ट दिखेगा कि धार्मिक सांस्कृतिक दृश्य कैसा है भारत का। नंबर 5, भारत का भूदृश्य अनेक धर्मों का जनक रहा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के अवतारों, पीरों, फकीरों, साधु संतों की लीलाओं के अवशेष चारों ओर नज़र आते हैं, जो संपूर्ण भूदृश्य को पवित्र एवं अनोखा बनाते हैं। तो इस तरह जो हमारा धार्मिक सांस्कृतिक भूदृश्य है भारत का, वो स्पष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसको भी हमने जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ाया है कि भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण,
राजनीतिक कारण, ये सारे कारण हमने पढ़ाए हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में आइए देखते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण निम्न भौतिक कारक द्वारा प्रभावित होता है या कारक प्रभावित करते हैं, जैसे उच्चावच। वही चीज़ है उच्चावच कि धरातल का ऊंचा, नीचा, समतल, घाटी आदि होना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त है। पर्वतीय एवं पठारी व घने वर्षा वाले भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भारत के उत्तरी मैदान में आप घना बसाव देखेंगे, जबकि उत्तर पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है भौतिक कारक का जलवायु। तो उसमें भी हमने बताया है कि जहाँ सुगम या अनुकूल जलवायु होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, और जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ जनसंख्या विरल होती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। तो इसी कारण से मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में और भारत के विशाल मैदान में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि थार के मरुस्थल में, पठारी भाग में, हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में जलवायु कठोरता के कारण जनसंख्या घनत्व कम है। नंबर 3 है मृदा। मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में अच्छी कृषि होने के कारण इसलिए इस भाग में अधिक घनत्व पाया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि। नंबर 4 है प्राकृतिक संसाधन। वे भाग जहाँ प्राकृतिक जैसे उपजाऊ मृदा, खनिज की बहुलता आदि पाए जाते हैं वहाँ भी जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जैसे सतलज गंगा का मैदान, तटीय मैदान आदि। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनसंख्या के आयु संगठन को स्पष्ट कीजिए, इससे उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत 42 था, परंतु जापान में केवल 25% है। भारत में आश्रित लोगों की जनसंख्या अधिक है। वह पिरामिड के आधार की लंबाई अधिक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जनसंख्या पिरामिड जो हमने पहले वीडियो में बनाया है कि जो आधार होता है वो कम उम्र के बच्चों का या आश्रित जनसंख्या का होता है। इसके बाद युवा जनसंख्या, इसके बाद प्रौढ़ा जनसंख्या, इसके बाद वृद्धि जनसंख्या होती है। तो पिरामिड को देखने के बाद जिसका आधार जितना चौड़ा होगा, जान लीजिए कि वहाँ आश्रित जनसंख्या उतनी ही अधिक होती है। भारत का पिरामिड विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रकट करता है। अब उत्पन्न होने वाली समस्या, ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। 18 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में प्रजनन काल होता है। नंबर 2, भारत में प्रौढ़ जनसंख्या में श्रमजीवी व कार्यरत जनसंख्या का अनुपात अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, यानी कमाने वाले लोग बहुत कम हैं और आश्रितों की जनसंख्या अधिक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मध्य आयु के होते हैं, यूँ मान लीजिए कि 18 से 49 वर्ष तक के जो लोग होते हैं वही कमाऊ जनसंख्या होती है। बाकी
जो 60 वर्ष के ऊपर हैं और जो बच्चे हैं वो आश्रित ही तो रहते हैं। तो सारा बोझ इसी जो श्रमजीवी जनसंख्या है इन्हीं के ऊपर पड़ता है, जो कि भारत में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। श्रमजीवी कार्यरत जनसंख्या का अनुपात जो है वो बहुत कम है। नंबर 3, कुल जनसंख्या में वृद्धि आयु वर्ग की जनसंख्या 6.8% है। यानी कुल जनसंख्या में वृद्धि आयु वर्ग की जनसंख्या 6.8% है। यह भी आश्रित वर्ग में ही आती है। जो जनसंख्या बढ़ती है वो बच्चे ही तो होते हैं, वो आश्रित जनसंख्या ही होती है। नंबर 4, भारत की जनसंख्या का आयु संगठन असंतुलित है। बच्चों की जनसंख्या अधिक होने से विकास का लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये इसमें आप जान लीजिए कि जो कमाऊ जनसंख्या है वो 18 से 59 हैं। ये ही जनसंख्या कमाऊ होती है। उसमें भी सारे लोग कमाऊ नहीं, बेरोजगार भी होते हैं। तो उस दृष्टि से कमाऊ जनसंख्या के ऊपर आश्रित जनसंख्या का बोझ बहुत अधिक है और यही भारत की प्रमुख समस्या है। अगला प्रश्न है 35। देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या मूल योगदान है? सरकार ने उनके लिए क्या कदम उठाए हैं? उत्तर देखिए, 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहते हैं। पहले तो किशोर जान लीजिए, 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे को किशोर माना जाता है। अगला नंबर है, किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक है। भविष्य में उनसे आशाएं होती हैं, उन पर देश का विकास व उन्नति निर्भर होती है। किशोर वर्ग जल्दी सुभेद्य हो जाता है, उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी किशोर जनसंख्या है वो अधिक मूल्यवान है, क्योंकि भविष्य में देश के जो भी स्थित परिस्थिति है वो उन्हीं के कंधों पर आने वाली है। यूँ कहिए कि ये जो किशोर ही देश के भविष्य हैं। परंतु सबसे बड़ी समस्या है कि किशोर वर्ग बहुत जल्दी जो भटक जाते हैं, यानी उनमें विकृतियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, बुराइयाँ बहुत जल्दी वो ग्रहण कर लेते हैं, जो एक समस्या है। और इसी समस्या के निदान के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 या क, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं के चहुमुखी विकास पर बल दिया गया है। अगला नंबर, देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास बच्चों में करना है या करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं की प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संदर्भ में उनको सशक्त बनाना है। अगला है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्तिकरण पर बल देना है। तो ये चीज़ें रखी गई हैं कि ऐसा किया जाएगा। अब ये कितना ज़मीन पर है ये अलग बात है। अब ये मूल्य आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न में स्वयं दिमाग लगाना पड़ता है।
ये समझ इसका जो होता है कि आपने जो अध्ययन किया है उससे आपने क्या सीखा है, वो मूल्य आधारित प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये प्रश्न कैसे पूछा गया है। भारत में आज भी जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के अनेक देशों से उच्च बनी हुई है। यदि हमारी जनसंख्या वृद्धि दर यही बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब हम संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में जाने जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था और संसाधन इस भार को सहने में असमर्थ होंगे। हमें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार के मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ये देखिए पूरे चैप्टर का सारांश समझ लीजिए है कि ये पूछ रहा है कि आप जानते ही हैं कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है विश्व के सभी देशों से उच्च है। वो दिन दूर नहीं कि जब हम विश्व के नंबर 1 जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ने पर हमारे जो आर्थिक संसाधन हैं उस पर भार बढ़ेगा और हो सकता है कि हम उसको पूरा करने में असमर्थ हों। आप बताइए कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये बौद्धिक प्रश्न है। अब आप इसके बारे में सोचिए। फिलहाल थोड़ा दिया गया है उसको हम बता देते हैं, लेकिन इसे आप और भी विस्तृत तरीके से विभिन्न किताबों या स्रोतों से आप इसे और बढ़िया स्पष्ट कर सकते हैं। तो 3 बिंदु पूछा है। तो पहला बिंदु देखिए, सकारात्मकता। हमें धर्म की अंधी सीमाओं से बाहर निकलकर वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ये एक लाइन में बता दिया गया है, लेकिन ये बहुत विस्तृत चीज़ है। भारत में ये देखने को मिलता है कि यहाँ धर्म के नाम पर लोग अंधे हैं। कुछ धर्म के लोग हैं वो मानते हैं कि जन्म दर पर उनका कोई रोक नहीं है, वो ईश्वर की देन है, उस पे हम रोक नहीं लगा सकते। इस मूर्खता या अंधवादी विचारधारा हमारे जनसंख्या वृद्धि में बहुत योगदान रखती है। कुछ लोग धार्मिक और सामाजिक ढंग से इस तरह अंधे हो गए हैं या वो अपने समाज को पुरुष प्रधान समाज बनाना चाहते हैं, इसलिए स्त्रियों यानी यूँ कहिए बच्चियों की भ्रूण हत्या करके लिंगानुपात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पुत्र की चाह में पुत्रियों की अधिक संख्या भी इसका कारण बनती जा रही है। तो हमें सकारात्मक होना चाहिए कि अधिक जनसंख्या हम सभी को प्रभावित करेगी। ये सकारात्मक सोच होनी चाहिए। कोई एक आदमी परेशान नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि से पूरा देश परेशान होगा, सभी लोग परेशान होंगे, सरकार परेशान होंगे, शासन प्रशासन परेशान होगा, तमाम बीमारियां आएंगी। बीमारियों का इलाज कर पाना संभव नहीं हो पाएगा
क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी, संसाधन कम होंगे। आप ये कोविड-19 को ही ले लीजिए, हमारी अधिक जनसंख्या के कारण ही हम उन्हें उचित ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है, सरकार की भी मजबूरी है, शासन प्रशासन की भी मजबूरी है कि एकाएक ये बीमारी आई और भारी जनसंख्या में फैल गई और उस जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति नहीं है, तो हम परेशान हो रहे हैं। शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि आम आदमी भी परेशान हो रहा है। तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो सकारात्मकता लाए कि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही है। नंबर 2, समानता। बेटा और बेटी के अंतर को मिटाकर एक नए युग का प्रारंभ करना होगा। इसको भी हमने तो बता ही दिया गया कि ये भी कमी है कि हमारा जो समाज है वो पुत्र या क्या कहा जा सकता है, पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसे बेटा उत्पन्न करना गौरव या वंश को चलाने का प्रतीक और बेटियों को भार समझा जाता है। तो ऐसी स्थिति को मिटा करके पुत्र और पुत्रियों में समानता लानी होगी। ऐसा विचार, ऐसी सकारात्मकता लाना पड़ेगा एक एक आदमी को। इसी से हम उपर्युक्त वर्णित समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगला है भागीदारी। हमें शिक्षा का प्रसार कर कुछ स्वच्छ व नई परंपराओं को अपनाना होगा ताकि स्त्रियों की उचित भागीदारी तय हो सके। यानी स्त्रियों के कल्याण के क्षेत्र में हमें कार्य करना पड़ेगा। स्त्रियों को भार न समझा जाए। स्त्रियां भी स्वावलंबी हों, सक्षम हों, पुरुषों के मुकाबले खड़ी हों। ऐसा समाज भारत का हो, ऐसी विचारधारा हर नागरिक के अंदर आनी चाहिए। और अगर ऐसी विचारधारा आती है तो निश्चित रूप से जो ऊपर वर्णित या प्रश्न में जो पूछा गया है कि इस जो समस्याएं हमारे सामने आएंगी, इससे हम निपट सकते हैं। तो आज आपका खंड ख का जो पहला चैप्टर है जनसंख्या, वो समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए।